क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्ड अ कंप्यूटर टेबल फॉर 7,200. He allows a discount of 10% on it and yet makes profit of 8%. What will be his gain percent if he does not allow any discount? ये बोल रहा है बेटा कि एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7,200 रुपये मूल्य अंकित किया, ये MRP है। वह इस पर 10% की छूट देता है और फिर भी 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? देखिए, अगर कोई भी छूट नहीं देता इसका मतलब क्या है, जो उसने MRP रखा यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य रखा उसी अंकित मूल्य पर बेच दे, तो फिर आपको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि CP अपॉन MRP यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये रेशियो है बेटा किसका? CP का MRP से, यानी कि क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात यदि आपको ज्ञात करना है कभी भी तो इस रेशियो का आप इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए इन्होंने क्या बोला है, अंकित मूल्य दिया है यानी कि MRP आपको गिवन है। MRP की अगर बात करें तो 7,200 रुपये आपको गिवन है, साथ ही आपको डिस्काउंट परसेंट भी दिया है। तो अगर हम डिस्काउंट परसेंट की बात करें कितना है तो आप कहेंगे सर 10% है। साथ ही आपको प्रॉफिट परसेंट भी दिया है कि प्रॉफिट परसेंट कितने का होता है, तो 8% का। तो इस फॉर्मूले में तीन चीजें हमें गिवन है, तो चौथी चीज यानी कि हम CP निकाल लेंगे। और जब CP निकाल लेंगे और हमारे पास MRP है ही, तो हम ये देख लेंगे कि हमने खरीदी कितने की थी, और सेकंड केस में अगर हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे तो यानी कि अब हम MRP पर ही उसको बेचेंगे। तो MRP क्या होगा आपका? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, SP का काम करेगा। क्लियर हो रही बात? तो देखिए यहाँ पर यहाँ वैल्यूज रख दीजिए। CP की वैल्यू आएगी यहाँ से क्या आएगी आपकी? CP की वैल्यू आएगी, MRP कितना है 7,200 है, इंटू 100 माइनस 10% का डिस्काउंट है, 100 प्लस प्रॉफिट 8% का है। तो CP अपॉन 7,200 ये कितना हो जाएगा बेटा? आप कहेंगे 90, और ये कितना हो जाएगा 108। ठीक है, देखिए 12 नम्मा 108 होता है, 12 छिंग 72 होता है, 600 बार कट गया। ये आपका 9 से 10 बार कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, तो CP कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 6,000। CP 6,000 आ गया, यानी कि क्रय मूल्य आपने 6,000 निकाल लिया। अब जो MRP है वो किसका काम करेगा? सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 7200। भाई इन्होंने बोला कि अगर हम कोई डिस्काउंट ना दें, मतलब MRP पर बेचे, इसका मतलब क्या है भाई? 6,000 की चीज को 7200 में बेच रहे, तो प्रॉफिट कितने का? 1200 का। किस पर हो रहा? 6,000 पर। इंटू क्या कर देंगे? तो आप कहेंगे 100। तो प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा कि फिर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो 12 पंचे 60, और 5 से ये कट जाएगा कितने बार? 2 बार। तो 20% का प्रॉफिट होगा। फिर प्रॉफिट परसेंट क्या निकलेगा बेटा? तो आप कहेंगे 20%। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, CP अपॉन MRP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे पहले, तो आपको यहाँ से CP मिल जाएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं देते, मतलब MRP पर ही बेचते हैं, तो MRP फिर SP का काम करेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस का काम करेगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का काम। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन ए कॉलेज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज इज। इन्होंने बोला है कि एक विशिष्ट वर्ष में एक कॉलेज में विभिन्न संकायों में नामांकित छात्रों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है। कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। देखिए एक टेबल आपको दिया है जहां पर आपको बोल रहे हैं कि अलग अलग मतलब सब्जेक्ट में, जैसे साइंस में लड़कों ने कितना एडमिशन लिया, लड़कियों ने कितना लिया, आर्ट्स में कितने लोगों ने लिया, साइंस मतलब विज्ञान बोलते हैं, आर्ट मतलब कला होता है, कॉमर्स मतलब आपका क्या होता है? वाणिज्य कहलाता है शायद, ये नहीं, कॉमर्स आपका देख लेना आप। और वोकेशनल में कितने लोगों ने, लड़कों और लड़कियों की संख्या, वाणिज्य कहलाता है। ठीक है,
तो कॉमर्स आपका वाणिज्य कहलाता है। और वोकेशनल में कितने लोगों ने, तो वो आपको संख्या दी गई है। तो अगर हम बात करें कि साइंस में लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है, आर्ट में लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, ये सारी हमें डेटा दिया हुआ है टेबल में। अब बोल क्या रहे हैं ये बेटा, ये कह रहे हैं कि कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से। तो लड़के देख लीजिए बेटा, 18 यहाँ पर है, 47 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, सबको जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे सर लड़कों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ बॉयज जो होगा वो कितना है, 18 प्लस 47 प्लस कितना दिया है 40 और प्लस कितना दिया है 30, 4 ही सब्जेक्ट थे, जोड़ दीजिए। 8 7 15 की 5 हासिल में 1 6 और 6 8 4 10 और 3 13 135 लड़के ओवरऑल 135 हैं। अब हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है कि गर्ल्स कितनी है, कितनी गर्ल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर तो आप कहेंगे सर 35, दूसरा कितना तो आप कहेंगे सर 25, तीसरा कितना तो आप कहेंगे सर 45, चौथा कितना तो आप कहेंगे सर 10। इन सबको ऐड कीजिए, 5 3 15 की 5 हासिल में 1, 4 2 6 और 4 10 और 1 11 115। इनका अनुपात ही तो आपको बताना है कि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है। 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि जो अनुपात आया वो आपका 27 अनुपात 23 का अनुपात आया। किसका आया, 27 अनुपात 23 का। गलती से जैसे हमने बोल दिया ना कि 23 अनुपात 27, तो वो गलत हो जाएगा, वो गर्ल्स टू बॉयज हो जाएगा, जबकि हमसे बॉयज टू गर्ल्स पूछा गया है। लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात पूछा गया है। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है आपको, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गलती से अगर हम 23 27 कर देते बाई मिस्टेक, जल्दी जल्दी में अगर आप पेपर में करके आ जाते तो वो भी आपको 23 27 दिया, आपका आंसर गलत हो जाता। मतलब क्वेश्चन में सब कुछ करने के बाद, समय देने के बाद, सही करने के बाद अगर बाई मिस्टेक मुंह से गलत निकल गया और आपने उसी पर टिक कर दिया तो आपका नंबर चला जाता। ठीक है, तो गलती नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली अर्निंग ऑफ 45 स्किल्ड वर्कर्स, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹1100 इन अ डे। निम्न तालिका 45 कुशल श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाती है, कितने श्रमिक प्रतिदिन 1100 रुपये से कम कमाते हैं। देखिए कितने 1100 से कम कमाते हैं ये आपको बताना है। 1100 रुपये से कम, 700 से 800 ये अर्निंग दी है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, यानी कि 700 से 800 के बीच में 4 वर्कर्स कमाते हैं, 800 के 900 के बीच में 15, 900 से 1000 के बीच में आपके 10 वर्कर कमाते हैं और 1000 से 1100 के बीच में 10 और वर्कर कमाते हैं। 1100 से 1200 के बीच में 4 और 1200 से 1300 के बीच में जो इनकी अर्निंग है वो 2 वर्कर हैं। तो अब आप बताइए, आपसे क्या पूछा है, कितने श्रमिक प्रतिदिन 1100 रुपये से कम कमाते हैं। तो 1000 से 1100 के बीच कमाते हैं, मतलब 1100 से कम हो गई है। तो ओवरऑल ये वाले वर्कर्स आपके हो जाएंगे, यानी कि 4 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10, तो ये 9 और ये 39, 39। तो 39 बेटा क्या हो जाएगा आपका आंसर, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। काफी सिंपल क्वेश्चन आए थे, देखिए आप तुरंत देखते से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है बेटा, इन द गिवन फिगर इफ एंगल APO इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। दी गई आकृति में यदि एंगल APO 35 डिग्री है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। देखिए अभी आप पढ़ के आए हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये A है, ये B है, अच्छा यहाँ पर C कर दिया तो इसको आप P कर लेना बेटा। ये क्या है, APO की बात कर रहे हैं ना, तो ये P कर लेना। और ये आपका बिंदु क्या है, P है। अब इन्होंने ये बोला है वृत्त का केंद्र है और ये बना दिया APO एंगल ये कितना दिया, 35 डिग्री दिया ये वाला एंगल। अब आप समझिए इसको, क्या समझना है, तो देखिए बेटा, अगर आप इस केंद्र को इस बिंदु A से मिला दें, इस केंद्र को बिंदु B से मिला दें, तो ये OA बराबर OB त्रिज्या है कि नहीं, वृत्त की त्रिज्या है। तो आप कहेंगे सर ये दोनों चीजें कैसी हो जाएंगी, ये दोनों चीजें आप कहेंगे सर ये बराबर हो जाएंगी, तो ये और ये बराबर हो गए। ठीक,
अब इसके अलावा आप देखिए कौन कौन सी चीजें बराबर हो रही हैं। हम दो ट्राइंगल लेने की बात कर रहे हैं, उन दो ट्राइंगलों में आप देखना ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल BOP देखो कौन कौन से ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, ये दो ट्राइंगलों में हम बात कर रहे हैं। पहली चीज तो देखिए OA बराबर OB बराबर रेडियस है, ये दोनों बराबर होंगे। दूसरी चीज OP दोनों में कॉमन है, तो OP बराबर क्या हो जाएगा OP, ये क्या है दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो अब आप देखिए दो भुजाएं बराबर हो गई। तीसरी भुजा देखिए, तीसरी भुजा कौन सी, तो आप कहेंगे सर AP बराबर किसके, BP के होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहा बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर, इसलिए AP बराबर BP। तो अब तीनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम होंगे। अब ये दो त्रिभुज कैसे होगा सर्वांग सम, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इस तरीके से, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके, BOP के। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल 35 हो तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ट्राइंगल BPOB कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो कहां दिया है भाई, कौन सा सत्य है, तो BPO दो दे दिए हैं, लेकिन देखिए यहाँ 55 है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, 35 वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है, BPO हमारा क्या होगा, सही होगा। अब और देख लीजिए APB की बात कर रहे हैं, तो APB इस पूरे की बात कर रहे हैं कि ये पूरा 80, तो आपको पता है ये APB बनेगा 35 35 70, तो ये सही नहीं है। एंगल APB 60, तो APB फिर से बोल रहे हैं 60, तो ये तो 70 के बराबर है। तो अगर 70 दिया होता यहाँ पर 35 नहीं होता, कुछ और ऑप्शन होता, तो ये आपका BPO कैसा हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों में, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज जब दो होते हैं तो उनके जो संगत बोलते हैं हम, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो जो सर्वांगसम है तो इसमें देखिए ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, सभी इस तरीके से ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार ये आपका APO किसके बराबर, या OPA बराबर किसके, BPO के। क्लियर है, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए जो है 35 डिग्री आंसर निकल कर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 है 24 स्टूडेंट्स कलेक्ट मनी फॉर डोनेशन, द एवरेज कंट्रीब्यूशन वाज 50 रुपीज, later on their teacher also contributed some money, now the average contribution is 56, the teacher's contribution is, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किया, औसत योगदान 50 रुपए था, ठीक है, उनके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान दिया, अब औसत योगदान 56 रुपए है। तो शिक्षक का योगदान बताना है क्या है, तो देखिए बेटा आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि 24 स्टूडेंट्स थे, कितने थे, 24 स्टूडेंट्स थे, इनका एवरेज कितना इन्होंने डोनेशन किया, तो इनने कितना एवरेज मनी डोनेशन किया, तो एवरेज जो मनी था इनका डोनेशन का वो कितना था, 50 रुपए। अब पहली चीज आप समझ चुके हैं कि एवरेज अगर बोला है तो इसका मतलब क्या है कि 24 में से हर एक स्टूडेंट ने 50 50 50 50 रुपए दिए, पहले से लेकर 24 तक हर एक ने कितना दिया, 50। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी ने 10 दिए होंगे, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 80, किसी ने 70, किसी ने 150, किसी ने 200, किसी ने 2 रुपए। लेकिन इन 24 का जब एवरेज निकाला गया तो 50 निकला। तो हम जानते हैं कि एवरेज हर एक वैल्यू को इक्वेट कर देता है, मतलब एवरेज अगर दिया है तो हम ऐसा एज्यूम कर चलेंगे कि 24 में से हर एक स्टूडेंट ने कितना दिया, 50 रुपए, ठीक। अब आप देखिए उनके शिक्षक ने भी कुछ दान दिया और एवरेज कितना हो गया, 56 हो गया। 55 से कितना, 50 से कितना हो गया एवरेज, 56 हो गया। कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन हो गया इसमें, 25 लोगों का। ये जो 56 एवरेज हो गया वो कितने लोगों का है, 25 लोगों का। मतलब 6 रुपए हर एक के योगदान में बढ़ गए, 6 रुपए बढ़ गए हर एक के में। इसका मतलब 25 लोग हैं तो 25 में से हर एक का योगदान में कितना, 6 रुपए बढ़ गया। एवरेज बढ़ने का मतलब क्या है कि हर एक के में वैल्यू 6 की बढ़ गई। तो यहाँ कितने लोग हैं, तो आप कहें सर 25,
तो 25 के हिसाब से हर एक का कितना बढ़ गया, तो 25 छिक्का 150, टोटल कितना बढ़ गया 150। हर एक का तो 6 बढ़ा, लेकिन 25 लोगों के कुल योग में कितने की वृद्धि हुई, 150 की। इसका मतलब टीचर जी 50 रुपए का योगदान नहीं किए, उन्होंने क्या किया बेटा, 150 रुपए अधिक का योगदान किया। तो अगर 150 अधिक का योगदान किया तो पहले अगर एवरेज 50 था और टीचर का भी कंट्रीब्यूशन 50 होता तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आता। तो उसने कितना ज्यादा का योगदान किया, 50 ये, और 150 ज्यादा का योगदान किया, यानी कि टीचर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 200 रुपए का था। कितने रुपए का, 200 रुपए का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 200। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे बेटा, तो ऑप्शन बी पर आप टिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है इस पेपर का। तो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अमित बोरोड अ सम ऑफ ₹25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, Vola borrowed the same amount on compound interest, interested compounded yearly. At the end of 2 years, Vola had to pay 160 more interest than Amit. The rate of interest charged per annum is. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि उधार ली, भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर संयोजित की, उसको उधार लिया। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ा, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यार इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं समझ सकते क्या कि अमित और भोला 2 लोग हैं, अमित और भोला 2 लोग हैं। अमित ने 25,000 रुपए उधार लिए, लेकिन इसने किस पर लिए बेटा, तो आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट पर। अमित ने किस पर लिए, तो आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट पर। भोला ने भी 25,000 रुपए उधार लिए, लेकिन बेटा किस पर लिए इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इसने किस पर लिए, तो इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार लिए। अब यहां से समझिए चीज को कि 2 वर्ष के लिए इसने लिए, अमित ने 2 वर्ष के लिए अमित ने लिए और 2 वर्ष के लिए भोला ने लिए। 2 वर्ष बाद भोला को कितना ज्यादा देना पड़ा, तो 160 रुपए 160 रुपए ज्यादा देना पड़ा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 है। तो आपको याद होगा कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का केस हमने कैसे करवाया था। आप ऐसे मान लीजिए इसको कि ब्याज की दर कितनी है, R% है, तो 2 साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है वो मूलधन का R% और उसका R% होता है, यानी कि मूलधन का ब्याज और ब्याज का भी ब्याज। तो या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर लें इसको, लेकिन ऑप्शन में देखिए ब्याज की दरें कितनी खतरनाक है। अगर ये आपकी ऑप्शन हो गई, ये तो हो गई तो ठीक है, लेकिन ये अगर ऑप्शन हो गया तो बहुत खतरनाक है। तो अब आप क्या करिए, आप करिए कि 25,000 मूलधन है और इसका क्या निकालिए ब्याज, यानी कि मूलधन का ब्याज R% और इस ब्याज का भी ब्याज यानी कि R%। तो जो मूलधन का ब्याज होता है और जो ब्याज का ब्याज होता है वो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। तो वो किसके बराबर, 160। क्योंकि भाई यहाँ देखिए अमित ने 25,000 साधारण ब्याज पर लिए थे 2 साल के लिए, भोला ने 25,000 कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिए 2 साल के लिए। इसको कितना ब्याज ज्यादा देना पड़ा, 160 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 है। यहां से बस कैलकुलेट करना है आपको, देख लीजिए बेटा, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका 25। R बटे कितना कर दीजिए 100, यहाँ भी कितना कर दीजिए R बटे 100 बराबर में कितना 160। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म कर लीजिए, 2 से 5 से 2 बार और 5 से 5 बार, ठीक। अब देखिए आप 5 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 5 × 15, 5 दूनी 10 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये R² बराबर कितना 64। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 8%, यानी कि ब्याज की दर कितनी है 8%। बहुत अच्छी बात है कि 8% आ गई। तो आप ऑप्शन जब इस टाइप का हो तो पहले वो उठा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए 25वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक आपको सारे के सारे 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि बेटा आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। ये स्टडी अड्डा हमारा ऑफिशियल ऐप है बेटा। यदि अभी तक आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, इसको डाउनलोड करें। बहुत ही फायदेमंद है यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पर्पज से भी, और साथ ही साथ यदि आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पर्पज से भी। देखिए इसमें आपको सॉल्व पेपर्स अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, स्टडी पैकेजेस है, ऑनलाइन टेस्ट हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, प्रश्न बैंक है, एनसीईआरटी कॉर्नर है, ओलंपियाड कॉर्नर है और नोट्स है। आपको जो भी सॉल्व पेपर मिलेगा उसका वीडियो लेक्चर प्लस PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है ना।
तो यदि अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।